नमस्कार जी, मेरा नाम राजीव अग्रवाल है। आज हम बात करेंगे आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस के बारे में। बेसिकली 5 प्रकार की आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर के ऊपर प्रभाव डालती है। सबसे पहला आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़। दूसरा आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन केवाईसी डायरेक्शन 2016। तीसरा आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन रिपोर्टिंग अंडर फेमा। चौथा आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन एलआरएस मतलब लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। और पांचवा आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन एमटीएसएस मनी ट्रांसफर स्कीम। अब इन पांचों मास्टर डायरेक्शंस में सबसे इंपॉर्टेंट एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर के ऊपर प्रभाव डालती है आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज। आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज बेसिकली 4 मार्च 2022 को लास्ट अपडेट हुई थी और उस टाइम पे काफी सारे इसमें क्लॉज अमेंड किए गए थे और कुछ नए क्लॉजेज इंसर्ट भी किए गए थे। तो आज हमारी चर्चा का विषय आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस ऑन मनी चेंजिंग एक्टिविटीज का सेक्शन 5 का पैरा 11 है। पैरा 11 एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो बेसिकली हमारे 3 सवालों को टारगेट करता है कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर को कितनी करेंसी रखनी चाहिए, एक फ्रेंचाइजर अपने फ्रेंचाइजी से जब करेंसी सेटलमेंट हो रहा होता है तो फ्रेंचाइजी कितने समय में अपने फ्रेंचाइजर को करेंसी सेटल करेगा, और तीसरा एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर जब दूसरे फॉरेन एक्सचेंज डीलर से करेंसी की सेल या परचेज की ट्रांजैक्शन करता है तो पेमेंट जो उनको कर रहा है वो किस मोड में करेगा। तो ये सारी डिस्कस एक प्रेजेंटेशन में डिस्कस करते हैं। थोड़ा सा वीडियो ये हमारा लंबा है, प्लीज़ आप बने रहिएगा। तो एक प्रेजेंटेशन हम शुरू करते हैं जिसके अंदर हम सबसे पहले आरबीआई मास्टर डायरेक्शन के पैरा 11 को एक बार पढ़ लेते हैं पॉइंट वाइज, और इसी प्रेजेंटेशन के अंदर हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस पैराग्राफ का हो ही जाएगा। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 3 मतलब सेक्शन 5 पैरा 11 सब क्लॉज 3 पढ़ते हैं, जिसके अंदर लिखा हुआ है द ट्रांजेक्शन बिटवीन ऑथराइज्ड डीलर एंड एफएफएमसीज should be settled by way of account pay, cross check, demand draft, electronic fund transfer through banking channel. Under no circumstances should settlement be made in cash. मतलब कैश में सेटलमेंट पूरी तरह से प्रतिबद्ध है, आप वो नहीं करेंगे। आप बैंकिंग चैनल्स के थ्रू ही करेंसी खरीदी हो या परचेज करी हो किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर के साथ तो आप उसको पेमेंट करेंगे। सेकेंड क्लॉज कहता है एफएफएमसी शुड सरेंडर फॉरेन करेंसी नोट्स, कॉइन्स, ट्रैवलर चेक्स परचेज ओनली टू देयर फ्रेंचाइजीज विद इन 7 वर्किंग डेज। मतलब एक फ्रेंचाइजी मतलब रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर, फ्रेंचाइजर मतलब फुल फ्लेज मनी चेंजर, मतलब रिस्ट्रिक्टेड मनी चेंजर सिर्फ उसी अपने ही फ्रेंचाइजर को ही करेंसी देगा और 7 दिन के अंदर अंदर देगा। मतलब उसको अपने पास स्टॉक इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, विद इन 7 डेज आपकी करेंसी सेटल हो जानी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारी चर्चा का आज मुख्य विषय है वो है सब क्लॉज 1, जो बेसिकली कहता है कि एन एफएफएमसी एंड नॉन बैंकिंग AD2 should keep balances in foreign currencies at reasonable level and avoid build-up of idle balances with a view to speculating on currency movement। मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर हो या AD2 हो, आप एक रीजनेबल लेवल मेंटेन करेंगे करेंसी का। आपके पास करेंसी का रीजनेबल लेवल से ज़्यादा स्टॉक नहीं होना चाहिए। जो आप हर महीने के एंड में अपनी FLM सबमिट करते हैं वो FLM में आपका स्टॉक करेंसी का एक नियमित दायरे में होना चाहिए। तो अगर हम देखें पैरा 11 के 3 क्लॉजेस में से एग्जांपल बनाया हुआ है सब क्लॉज 1 में, तो अभी सबसे पहले हम देखते हैं सब क्लॉज 1 ने बोला कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर को रीजनेबल लेवल ऑफ स्टॉक रखना चाहिए। अब रीजनेबल लेवल क्या होता है, सवाल यह आता है कि किसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर के रीजनेबल लेवल 2 करोड़ रुपए का है, किसी के लिए 20 करोड़ रुपए का है, किसी के लिए 2 लाख रुपए भी ज्यादा है। तो आरबीआई की नोटिफिकेशन आई 3 मार्च 2023 को इसी से संबंधित में, जिसमें आरबीआई ने बोला कि कुछ फॉरेन एक्सचेंज डीलर्स इट हैज आल्सो बीन ऑब्जर्व्ड दैट सम एंटिटीज यहां पे एफएफएमसीज की बात कर रहे हैं, सम एंटिटीज कीप डिस्प्रपोर्शनेटली हाई बैलेंसेस इन फॉरेन करेंसीज विस द एवरेज ऑफ रिटेल ट्रांजैक्शंस। मतलब आप अगर एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर की करेंसी का एवरेज निकाले, हम एवरेज ऑफ रिटेल ट्रांजैक्शंस, मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर अगर एक महीने में 4 करोड़ रुपए की ट्रांजैक्शन कर रहा है रिटेल, और फॉर एग्जांपल हम 232 ट्रांजैक्शन उसने महीने में कर दी, मतलब 232 ट्रांजैक्शन मिलके 4 करोड़ रुपीस की रिटेल सेल उसने करी है, तो पर रिटेल सेल की वैल्यू आ जाती कितनी हो जाती है, और वो मैक्सिमम एक दिन में कितनी सेल कर रहा है। अगर हम इसको मिला जुला के एक फॉर्मूला बना लें तो हमारा एक आइडिया निकल जाएगा कि रीजनेबल कितना स्टॉक उसके पास होना चाहिए। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल हमने बनाया हुआ है, हम उसके साथ इसको डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमारे एग्जाम्पल में हम कहते हैं एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने 1 अगस्त 2023 से लेकर 31 अगस्त 23 तक, मतलब ये 31 दिन के समय में
4 करोड़ रुपए की रिटेल सेल करी है और 232 ट्रांजैक्शन अप्रॉक्सीमेटली मतलब उसमें कवर्ड थी। नीचे की वाली टेबल में हमने लिखा हुआ है कि पर डे उसने कितनी रिटेल सेल करी है। तो अगर उसमें देखें, एक रेड कलर से हमने मार्क कर रखा है 21 अगस्त को 15 ट्रांजैक्शन उस डीलर ने मैक्सिमम करी है। तो आप एक बार ये ध्यान रखिएगा, 4 करोड़ रुपए की एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर सेल कर रहा है 232 ट्रांजैक्शन में, तो एवरेज उसकी जो सेल आ रही है पर ट्रांजैक्शन वो 1,72,000 रुपए के आसपास आ रही है। और वो व्यक्ति मैक्सिमम 15 ट्रांजैक्शन कर सकता है किसी एक दिन में, तो उसका स्टॉक इतना होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर है तो अनरीजनेबल स्टॉक है, उतना है तो रीजनेबल स्टॉक है। तो अगर हमने इसी की कैलकुलेशन बनाए तो देखें कि फॉरेन एक्सचेंज डीलर को पैरा 11 के हिसाब से रीजनेबल स्टॉक रखना था और आरबीआई ने हल्का सा हमें ये बता दिया कि एवरेज ऑफ रिटेल ट्रांजैक्शन से के संबंध में उसको अपना स्टॉक को चेक करना चाहिए। तो हम देखते हैं, हमने एक छोटा सा कैलकुलेशन बनाया है। ये जो नीचे का कैलकुलेशन है एवरेज निकालने का, ये हमारा एक अपना ओपिनियन है। ये आप इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले कृपया अपने प्रोफेशनल से ज़रूर डिस्कस करें। तो एवरेज ऑफ रिटेल ट्रांजैक्शंस हमारे ओपिनियन के मुताबिक बेसिकली जो उस पर हमने एनालाइज करके बनाया वो है एवरेज वैल्यू ऑफ रिटेल सेल ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने 4 करोड़ रुपए की सेल की थी, हमारे एग्जाम्पल में 232 ट्रांजैक्शन पूरे महीने में की थी, तो पर ट्रांजैक्शन उस फॉरेन एक्सचेंज डीलर की एवरेज रिटेल सेल पर ट्रांजैक्शन है 1,72,413 रुपीज और मल्टीप्लाई बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ रिटेल सेल ट्रांजैक्शंस मेड ऑन अ सिंगल डे ड्यूरिंग द पीरियड अंडर कंसिडरेशन। मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर ने अब अगस्त के महीने में मैक्सिमम 21 अगस्त को 15 ट्रांजैक्शंस की थी, तो 1,72,000 की एवरेज ट्रांजैक्शन वो करता है, 15 ट्रांजैक्शन वो मैक्सिमम कर पाया है पिछले महीने में, तो आने वाले महीने में भी वो मैक्सिमम 15 कर लेगा ट्रांजैक्शन या 20 ट्रांजैक्शंस कर लेगा। तो 15 ट्रांजैक्शन के हिसाब से अगर एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास 25,86,160 रुपए का या 180 रुपए का स्टॉक होता है तो मैं उसको रीजनेबल बोलता हूं। अब यहां पे सवाल आता है कि ये कोई ऑथेंटिक वैल्यू तो है नहीं, ये कोई आरबीआई ने तो लिख के नहीं दे रखी कि आपको इतना स्टॉक होना चाहिए, ये हमारा ओपिनियन है। तो हमारी बेस्ट जजमेंट के हिसाब से 25-26 लाख रुपए का अगर एक ये फॉरेन एक्सचेंज डीलर जो हमारे एग्जाम्पल में है, अगर उसके पास स्टॉक 25-26 लाख रुपए का होता है तो मैं रीजनेबल बोलता हूं। अगर फॉर एग्जाम्पल अप्रैल का महीना चल रहा है या मार्च का महीना चल रहा है, अगर उसका 25 लाख रुपए का सिनेरियो बनता है और मार्च के महीने के एंड में उसका मुझे दिखता है 40 लाख रुपए का स्टॉक है, तो मैं फिर भी रीजनेबल मान लूंगा, क्योंकि आने वाले महीनों में छुट्टियां लगनी होती है बच्चों की, मे बी इन केस कहीं ना कहीं वो सेल उसकी बढ़ जाएगी और उस केस में उसका जस्टिफाई हो जाता है। पर अगर इसी फॉरेन एक्सचेंज डीलर के पास 31 मार्च के दिन 15 करोड़ रुपए का स्टॉक पड़ा हो तो उसको अनरीजनेबल कहा जाएगा, 5 करोड़ रुपए का स्टॉक अनरीजनेबल कहा जाएगा, 50 लाख रुपए का स्टॉक फिर भी रीजनेबल मान लेंगे हम, डिपेंडिंग अपॉन कि आने वाले समय में बिजनेस बढ़ जाएगा। पर 5 करोड़ का, 2 करोड़ रुपए का, 4 करोड़ रुपए का स्टॉक अनरीजनेबल कहा जाता है। तो अब पैरा 11 तो इतना ही था। पैरा 11 के बारे में अगर हम बात करें तो एक ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी बनती है, हर एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर का कॉन्करेंट ऑडिटर होता है उनके ऑफिस में। कॉन्करेंट ऑडिटर की जिम्मेदारी बनती है जब एक एफएलएम 8 जारी है तो एफएलएम 8 के अंदर जो स्टॉक फॉरेन एक्सचेंज डीलर रिपोर्ट करके आरबीआई में भेज रहा है तो वो स्टॉक रीजनेबल है कि नहीं, और अगर स्टॉक रीजनेबल लेवल से ज्यादा है तो वो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में इस बात का जिक्र जरूर करे। अगर स्टॉक एक रीजनेबल वैल्यू का, हर ऑर्गेनाइजेशन का अपनी अलग पॉलिसी होती है, अपनी केवाईसी पॉलिसीज में, कंपनी की केवाईसी पॉलिसीज में भी लिखा हुआ कि इतना स्टॉक वो रखना चाहिए, उनको रखना चाहते हैं वो अपने, इस कोई फॉर्मूला उनका अपना ज़रूर बनाए हर कंपनी और उस फॉर्मूले के हिसाब से अपना स्टॉक कैलकुलेट करे और उस कैलकुलेशन को कॉन्करेंट ऑडिटर ज़रूर जज करे और अगर कोई भी एम्बिग्विटी मिलती है तो अपनी रिपोर्ट में ज़रूर रिपोर्ट करे। तो अगर हम देखें तो हमारे इनिशियली जो 3 सवाल थे, जो आरबीआई मास्टर डायरेक्शंस और मनी चेंजिंग एक्टिविटीज़ का पैरा 11 जो हमारा टारगेट कर रहा था, वो था कि एक फॉरेन एक्सचेंज डीलर को कितना स्टॉक रीजनेबल अपने पास होना चाहिए, वो हमने एक फॉर्मूले के माध्यम से डिस्कस करा। दूसरा, करेंसी 7 दिन के अंदर सेटल करनी चाहिए एक फ्रेंचाइजी को, अपने फ्रेंचाइजर को। और तीसरा, आप कैश का माध्यम यूज नहीं कर सकते अगर आप फॉरेन एक्सचेंज डीलर दूसरे फॉरेन एक्सचेंज डीलर से करेंसी खरीदने की, बेचने की ट्रांजैक्शन को सेटल करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए।
और आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ दोबारा शेयर करते रहें। थैंक यू सो मच।